अपनी बातों को बताए सुनेंगे और अपने हम सबके बहुत ही बहुत ऐसे इंसान सिनेमा में सामने और से ठीक है कोई और बताता है जाने से जस्ट आदि के रमजान ऐसे करके सिलाई से होगा आप शुक्राना আজকে আমাদের আপাতত স্বাগত করতে আমাদের নবীন কোরআনের উদ্যোগে আজকে রমজান আসছে এবং এখানে সিলান্ডাসে আলোচনা দুই কিরাম যিনি শরীর মানুষের দাওয়াত সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে আমাদের আমার আগে বক্তব্য রাখলেন আমাদের ব্যারাকপুর পৌরসভার প্রধান উদ্যোক্তা এই সংস্থা এবং আমাদের 11 নম্বর এবং আমার ছোট ভাই রানা মুস্তাফাদের সহ যারা আমাদের উপস্থিত আছেন তাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আপনাদের সবাইকে এবং যারা ভালোবাসা জানিয়ে এরকম আমরা একটা কঠিন সময়ের মধ্যে সারা পৃথিবী সহ সেই সময় আমি ইরানকে দেখেছি তখন ইরান অসুবিধার মধ্যে ছিল পারিবারিক কারণে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ইরান এখানে অনেক মানুষ দুঃখ মানুষদের খাবার জোগাড় করে
हिंद कहते हैं वो जिसको 1951 में यहाँ पर नाफिज किया गया था। 1951 26 जनवरी को उस कानून को बनाने के लिए, उस दस्तूर को लिखने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर उसमें के चीफ थे। बाबा साहेब अम्बेडकर के सरपरस्ती में वो कानून बनाया गया, वो किताब लिखे गए जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को एक आज़ाद मुल्क, एक सेकुलर मुल्क, जहाँ पर तमाम के तमाम लोगों को अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजारने की तालीम देके ये अख्तियार दिया गया था कि हर कोई अपने अपने मर्जी के मुताबिक यहाँ पर अपने मजहब को कबूल कर सकता है, अपने मजहब को मान सकता है, अपनी आज़ादी के साथ यहाँ पर तालीम हासिल कर सकता है, मर्जी के मुताबिक यहाँ पर आराम के साथ रह सकता है। किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती करने की यहाँ पर इजाज़त नहीं होगी। कानून की निगाह में तमाम के तमाम लोग यहाँ पर बराबर होंगे। किसी को जात और पात के वजह से किसी को फ़र्क नहीं महसूस किया जाएगा। तो अपनी दौलत की वजह से या बड़कपन की वजह से उसको आला नहीं तस्लीम किया जाएगा। जात और पात को यहाँ बराबर कर दिया गया, यहाँ हिंदू और मुस्लिम को यहाँ बराबर कर दिया गया। यहाँ पर किसी को किसी भी तरह के कोई भी बड़कपन या कोई भी छोटापन यहाँ पर कानून की निगाह में नहीं है। लेकिन इस देश को यहाँ पर देश का कोई भी अपना कोई धर्म नहीं है। ये देश के बसने वाले यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम के तमाम लोग रहते हैं और हम तमाम के तमाम लोगों को यह अख्तियार है कि वह अपनी मर्जी के मुताबिक अपना मजहब माने। किसी को किसी के मजहब मानने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हर कोई अपने अपने मजहब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजार सकता है। हर कोई अपनी मजहब के मुताबिक अपने रीत और रिवाज के मुताबिक यहाँ अपनी ज़िंदगी बगैर किसी तामुल बगैर किसी हिचकिचाहट के यहाँ अपनी गुजार सकता है, अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है। लेकिन आज की जो हालत है, हमारे देश के जो हालत है, मोदी सरकार की जो हुकूमत है, ये पूरे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हम जो चाहेंगे भाई दस्तूर है, हम जो चाहेंगे भाई दस्तूर है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए और यहाँ पर बीजेपी की जो हुकूमत है वो हुकूमत कर रही है, ये अच्छा एक साइन नहीं है हमारे इस देश के लिए। ये अच्छा एक साइन नहीं है। यहाँ के तमाम लोग जो कि अपनी मर्जी के मुताबिक अपने धर्म और अपनी आस्था के मुताबिक यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो तमाम के तमाम लोग आज उनकी हालत ये है कि आज वो सोचने पर मजबूर है कि आने वाला दिन वो इस देश में क्या वाकई वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बसर कर सकेंगे।
क्या आज़ादी के साथ वो अपने धर्म को मान सकेंगे? क्या आज़ादी के साथ वो अपना यहाँ पर जो भी उनके जिम्मेदारियाँ हैं और उनके जितने भी रीति रिवाज है, क्या वो अपने रस्म रिवाज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे? यह इस बात को एक चैलेंज है आज के ज़माने में। आज सेकुलरिज्म जो कि दस्तूर का एक बहुत अटूट हिस्सा है, वो सेकुलरिज्म का आज यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि सेकुलरिज्म को यहाँ पर कसे पुश डाल दिया गया है और इस बात की कोशिश हो रही है कि एक खास फिरके के एक मजहब को आपको सुप्रीमेसी आपको देना है और यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक आप किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। जब तक कि एक मखसूस तबका की मर्जी के मुताबिक आप काम नहीं करेंगे, आप यहाँ पर इत्मीनान के साथ नहीं रह सकते। लिहाजा यहाँ की जो हालत आज बनी हुई है पूरे हिंदुस्तान के, ये यहाँ के जो अच्छे शहरी हैं, यहाँ के जो शांति प्रिय शहरी हैं, उन तमाम लोगों को आज ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आने वाला हिंदुस्तान वो कैसा होगा। अगर आज के हिंदुस्तान इसी तरह से अपने आगे की तरफ अगर बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं। ऑडियो तो अच्छा आ रहा है मेरा पास। हाँ, ऑडियो तो पूरा क्लियर आ रहा है। आगे सुनो हेडफोन में, एक मिनट आओ उधर। ऑडियो नहीं आ रहा है। फेसबुक लाइव पे लिंक को भेजो ना, देखो लिंक को कैसा आ रहा है। हेलो, आज से 77 साल पहले हम अपने इस मातृ वतन हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए जितनी कुर्बानियाँ दिए, जितना जद्दोजहद किया और जितनी कोशिशें की, अपनी जानें कुर्बान के जेल के सलाखों के पीछे रहे, ताला पानी गए, परेशानियाँ मोले, अपने घर से बेघर हो गए, अपनों से बिछड़े, ये तमाम के तमाम परेशानियाँ सोबतें हमने जो झेली थी, लेकिन उस झेलने के बाद हमें जो इसका रिजल्ट मिला कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए और कामयाब होने के बाद हमने आज़ादी हासिल की और हिंदुस्तान से यहाँ पर से गासिब अंग्रेज़ों को यहाँ से
उनके इस मुल्क से निकालने में हम लोग कामयाब हुए और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आज़ाद हुए। आज आप देखेंगे कि आज 77 साल के बाद आज हमारी जो हालत है हमको ये सोचने पर ये मजबूर कर रही है कि वाकई आज भी हमें हमारे बुजुर्गों की ये दी हुई आज़ादी क्या वो हम उसकी हिफाजत कर पाएंगे। उन्होंने आज़ादी दी है अपनी खून की कुर्बानी देकर, अपनी जान की कुर्बानी देकर जो आज़ादी हमें दी है, हम उस देश की और उस आज़ादी की हिफाजत कर पाएंगे कि नहीं। आज एक चैलेंज है पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए। इसलिए यहाँ पर आज जो एक हुकूमत यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जो हुकूमत है, ये हुकूमत ऐसे लोगों की है जो आज़ादी के ज़माने में आज़ादी के लड़ाई जब हो रहे थे तो हमारे लोग फांसियों पर चढ़ रहे थे, हमारे लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे, हमारे लोग दुश्मनों से मुकाबला कर रहे थे और ये जो दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं इनके लोग कंप्रोमाइज़ कर रहे थे। इनके लोग दुश्मनों से अंग्रेज़ों से कंप्रोमाइज़ कर रहे थे। ये कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, आप हमें अरेस्ट मत कीजिएगा, हमको जेल में मत डालिएगा, हमको फांसी पे मत लटकाइएगा, हम आपके साथ हैं। हमको कोई भी अगर मौका मिलता है तो हम इधर की खबर उधर हम पहुंचाएंगे। लिहाजा ये कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। जो लोग देश की वफादार थे, वफादारी कर रहे थे देश के साथ, ये उनके साथ में दुश्मनी कर रहे थे और आज ये देश के सबसे बड़े भक्त बने हुए हैं और ये देश के सबसे बड़े वफादार बने हुए हैं। आज ये वफादारों को जिनकी कुर्बानियों से आज ये देश आज़ाद हुआ, आज उस आज़ादी के बिना पर आज वो दिल्ली की हुकूमत में बैठे हुए हैं। आज यहाँ के आप प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं और यहाँ के दूसरे मंत्री बने हुए हैं। ये उसी देश की उन तमाम लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है जो अंग्रेजों से लड़ करके अपनी जान कुर्बान करके ये दिन नसीब किया। कुर्बानी कोई दे, मजा कोई ले। जो लोग मुखालफत कर रहे थे, जो लोग दुश्मनी कर रहे थे, दुश्मनों के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, बाकायदा रिटर्न दे रहे थे कि मैं लिख करके देता हूँ ताकि हमें विश्वास कर लीजिए हम आपके मुखालफत नहीं करेंगे। आज उन लोगों की हुकूमत है, आज सेंटर में उन लोगों की हुकूमत है। आज वो लोग ये तय करते हैं कि हिंदुस्तान का सही वफादार कौन है, आज हिंदुस्तान का सही सपुत्र कौन है, आज ये इसका असल वफादार कौन है, किसको हिंदुस्तानी कहा जाएगा, कौन लोग यहाँ पर हिंदुस्तान के सही बेटे हैं। ये जिनको कहेंगे वही सही होगा और जिनको ये कह देंगे कि ये वफादार नहीं है, ये देश के गद्दार हैं, वो गद्दार हो जाएगा। आज इनके हाथ में ताकत है और ये जो कहेंगे आज वही होगा। आज आप देखें जिस संविधान में सेकुलरिज्म का यहाँ पर जो एक मैसेज दिया सेकुलरिज्म का कि यहाँ पर कोई धर्म, कोई भी जात, कोई भी पात का कोई मामला नहीं है। यहाँ पर हर आदमी अपने तौर पर किसी भी धर्म को, किसी भी जात को वो अपनी खुशी से कबूल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आज हालत ये हो गई है कि सेकुलरिज्म का चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये मजबूर किया जाता है कि सेकुलरिज्म वगैरह नहीं चाहिए, यहाँ पर हिंदुत्व चाहिए। ये हिंदुत्व किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था कि ये देश एक सेकुलर देश है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यहाँ पर हिंदुस्तान में हुकूमत चल रही है। इस देश, इस भारतवर्ष में हुकूमत चल रही है उस हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से, हिंदुस्तान के दस्तूर से। लेकिन ये कौन से दस्तूर में लिखा हुआ है कि यहाँ पर वो सेकुलरिज्म नहीं चलेगा, यहाँ पर हिंदुत्व चलेगा। ये सेकुलरिज्म को खत्म करके ये हिंदुत्व लाने की बात कर रही है। तो ये जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही है उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर हिंदुत्व की हुकूमत होगी, ये देश में हिंदुत्व को आपको कायम करना पड़ेगा।
अगर हिंदुत्व की बात अगर होती तो आज मोदी जी अरे हम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए होते। मोदी जी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इसलिए हुए कि यहाँ पर सेकुलरिज्म है, तमाम के तमाम लोग उनको इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला कि उनको भी वोट हासिल करने का मौका है। यहाँ खड़ा होकर के वो वोट लड़ सकते हैं, तमाम लोगों को वोट देने का राइट है, इसीलिए वहाँ पर उनको वोट मिला। और वो अगर इस देश में अगर वोट देने का राइट नहीं होता तो मोदी जी कहीं के MP नहीं बनते, और MP नहीं बनते तो वो जीत करके पार्लियामेंट में नहीं जाते, और पार्लियामेंट में नहीं जाते तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। ये इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का देन है कि यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि कोई भी आदमी यहाँ इलेक्शन लड़ सकता है, यहाँ कैंडिडेट हो सकता है, और कैंडिडेट होने के बाद में वो नीचे से नीचे तबका का आदमी अगर उसको लोगों की हिमायत हासिल है तो यहाँ का वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। और इस ये बात आज तमाम लोगों के सामने आया है, जाहिर है कि चाय वाला भी यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, एक रिक्शा वाला भी आने वाले दिनों में हो सकता है, कोई हैरत की बात नहीं है। एक बस चलाने वाला ड्राइवर भी कोई यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। जब एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर हो सकता है तो फिर दूसरे लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? ये इसलिए मुमकिन है कि यहाँ के दस्तूर इस बात की इजाज़त देती है कि कोई चाय बेचे या कोई महल में रहे या झोपड़ी में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनिस्टर का भी यहाँ पर ताकत जितनी है एक रिक्शा चलाने वाले की ताकत उतनी है। एक मजदूर एक वोट देने का हक रखता है तो यहाँ पर एक करोड़पति आदमी उसको भी एक ही वोट देने का हक है। ये जो बराबरी है ये दस्तूर के बिना पर मिला, और यहाँ पर ये जो दस्तूर है इस दस्तूर को ख़त्म करने की आज कोशिश हो रही है। मामला ये देश का मामला बहुत ही अहम मामला है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी पूरी ये कोशिश है कि वो किसी भी तरह से यहाँ के दस्तूर को ख़त्म करे, दस्तूर को बदल दे, और दस्तूर को जब बदल देगी तो यहाँ के जो आम लोग, जो नीचे तबका के लोग जिनको आज बराबरी का हक है, कोई भी करोड़पति आदमी हो या कोई भी मजदूर आदमी हो, वोट देने का जो राइट है वो दोनों का बराबर है। इसलिए इसमें कोई भी अपने आप को ये नहीं कर सकता कि हम तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। जमहूरियत का जहाँ तक मामला है, जमहूरी ताकत सबों को यकसा है। यह जमहूरी ताकत खत्म करना चाहती है। आपके हाथों से वो जो आपकी ताकत है, वोट देने का जो राइट है, वो राइट ये खत्म कर लेना चाहती है। मोदी जी को इस बात का डर है कि कहीं ये लोग हमको कल आने वाले दिनों में या हमारे लोगों को, ये जो लोग हैं निचले तबके के जो लोग, वो कहीं वोट अगर नहीं देंगे तो फिर हमारी जो हालत है वो हम आज उस जगह पर नहीं रह सकेंगे, वो जगह हमारी ख़त्म हो सकती है। उनको डर इसलिए है कि वो जो बैठ करके वहाँ कर रहे हैं वो आम लोगों की भलाई के खिलाफ कर रहे हैं, इनके मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनके भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं अडानी के लिए, वो काम कर रहे हैं अंबानी के लिए। ये लोग जो दो आदमी हैं, ये दोनों प्राइम मिनिस्टर और जो गृह मंत्री हैं, ये दो आदमी हैं मैदान में, और इनके मुकाबले में दो आदमी हैं जो अडानी और अंबानी हैं। ये अंबानी और अडानी, ये दोनों के दोनों लोग, आज इधर के ये दो लोग मैदान में सिर्फ 4 प्लेयर हैं, और ये 4 प्लेयर सिर्फ खेल रहे हैं, बाद बाकी तमाम के तमाम लोग बैठ कर के तमाशा देख रहे हैं। अब ये जो पब्लिक है ये देख रही है कि इनको तो वोट दे करके हम लोगों ने लाया था कि हमारे लिए काम करेगा। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया 15 लाख रुपया तमाम लोग के अकाउंट में देंगे, आज तक 15 पैसा नहीं आया। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ हर साल हम नौकरी देंगे, ये कोई नौकरी नहीं दे रहे, बल्कि इनके ज़माने में नौकरी सब खत्म हो रही है। ये जो वादा किए थे ये अपने वादा पर मुकर गए। जब इनसे कहा जाता है कि आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा कीजिए, तो ये करके दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि आप ये भूल जाएं कि हमने कोई वादा किया था। लेकिन लोग तो इस बात को समझ रहे हैं, लोग जब समझ रहे हैं इनको इनको जो मौका मिलेगा, इनको इस बात का शक है, लिहाजा इनकी ये कोशिश है कि आप अगर फिर दोबारा इनको वोट देने का आपको अगर राइट मिला, हो सकता है कि हमको वोट ना दें, इसलिए इनकी कोशिश है कि आपका वोट देने का राइट को ही ख़त्म किया जाए। लिहाजा इनकी इस कोशिश को कभी भी कामयाब होने न दें और इनको दोबारा
इस तरह के मनसब पर ओहदा पर ये ना बैठे। इसी में आपकी भलाई है, लिहाजा इस बात का ख्याल रखते हुए कि इनको दोबारा इस तरह की ताकत न मिले, इनको किसी भी तरह से उतार करके नीचे रखना, वरना हमारी ये आज़ादी, ये 77वां आज़ादी मना रहे हैं। ऐसे लोग अगर आ गए तो पता नहीं आगे साल आज़ादी हम लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज़ादी की हिफाजत के लिए, आज़ादी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम लोग को ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को उसकी कुर्सी से दूर रखना है। लिहाजा मैं इन्हीं बातों के साथ आप तमाम लोगों को आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को शेष करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जलील साहब। रक्तदान शुरू है, रक्तदान कीजिए, इस अनजान रिश्ते को और गहरा मजबूत कीजिए। आइए, आपके जिस्म का ये रक्त किसी दूसरे के रगों में बहे, यही हमारी इंसानियत है। इंसानियत का फर्ज अदा करें, रक्तदान करें। इस वक्त हमारे बीच कमरट्टी से तशरीफ लाए हैं हमारे हम सब के बहुत ही खास मेहमान जनाब सिकंदर नाज साहब। मैं सिकंदर नाज भाई का महेंद्र बोल रहे हो? अरे बोल रहे ना भाई। हमारे बीच उपस्थित हुई है माननीय पार्षद श्रीमती मधु मिश्रा जी, आशा शर्मा जी, श्री सुरेश प्रसाद जी, ऑडियो तार थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है भाई। आदरणीय श्री शेषनारायण सिंह जी भी उपस्थित हो चुके हैं। सरस्वती दास जी हमारे बीच उपस्थित है। हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, और हमारे रिस्पेक्टेड काउंसलर जनाब नाजिर खान साहब भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। जनाब नाजिर खान साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पे आए। হ্যালো প্রশান্ত দা, বলছি না একটা আমার অডিও তার ব্যবস্থা করতে পারবে? লাইভ চালাচ্ছি না, একটু প্রবলেম হয়ে গেছে ও টিটাগড়ের মধ্যে। টিটাগড়ে আছি, টিটাগড় থানা আছে না, কিষান ব্যাংকুয়েটে উল্টো বন্ধন ব্যাংকে লাইভে কাজ করছি, ঠিক আছে? হ্যালো, टीटागढ़ यूथ फोरम कर्तव्य की जानिब से आज जश्न आज़ादी का त्यौहार चल रहा है और मैं समझता हूँ स्वागत समारोह भी चलता रहेगा। और जनाब मुजीबुर रहमान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि चंद बातों से आज स्वेच्छा रक्तदान, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, फ्री आई चेकअप कैंप, व्हील चेयर और सिलाई मशीन देने का जो प्रोग्राम है, सामाजिक प्रोग्राम, इस पर प्रकाश डालें। जनाब मुजीबुर रहमान साहब। ভিডিও লাইভ কাজ আমার ফটো তার দিলে হবে, মানে 10 ফুট মতন হলে হবে। ऑन द स्टेज हमारे লাইভ কি बीच काबिल एहतराम रिस्पेक्टेबल एक्स चेयरमैन 16 नंबर वार्ड के काउंसिलर प्रशांत चौधरी जी মাইক লাগবে না আমার स्टेज पर तशरीफ फरमा। সাউন্ডে आप अभी उनकी तकरीर सुन रहे थे। এসএলআর मेरा मुराद वाइस चेयरमैन मोहम्मद जलील साहब, কোনো ভালো जिनको आप चांद मास्टर साहब कहते हैं, स्टेज पर तशरीफ फरमा। हमारे बीच एक और मेहमान जो तशरीफ फरमा है और हमारे तृणमूल कांग्रेस के एक अच्छे ओहदे पर हैं, मेरा मुराद सम्राट तोपदार जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, बैरकपुर से आए हुए हैं। हमारे बीच स्टेज पर मौजूद राजू खान 13 नंबर वार्ड के काउंसिलर नाजिर खान, यहाँ साथ ही साथ 23 नंबर से मधु मिश्रा, 21 नंबर से सुरेश प्रसाद, 10 नंबर से शेषनारायण सिंह जी और हमारे बीच 20 नंबर से आज सरस्वती दास और 7 नंबर वार्ड के काउंसिलर आशा शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही साथ राजेश दास हमारे बीच यहाँ हमारे इलाके के मौजूद टीचर शाह मोहम्मद साहब, साथ ही साथ
पैगाम हक के सेक्रेटरी नईम साहब और हमारे यूथ फोरम के जो आज के इस इतना बड़ा कारनामा जो आप देख रहे हैं, जो ये सजावट और ये तमाम इंतजामात यूथ फोरम जिनके सदर हमारे अभी खुर्रम खान तशरीफ फरमा है, उनके साथ ही साथ हमारे 12 नंबर वार्ड के काउंसिलर जो यूथ फोरम के सेक्रेटरी हैं जनाब इनाम खान साहब, वो तशरीफ फरमा है। हम अपने तमाम लोगों के तरफ से बोर्ड ऑफ काउंसिलर की जानिब से मैं बिलखसूस खुर्रम खान जो यूथ के प्रेसिडेंट हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आप उनका स्वागत आप तब तालियों से करें कि इतना बड़ा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है। ये यूथ फोरम ये हर साल की तरह इन साल भी आप देख रहे हैं कि सामने में सिलाई मशीन रखा हुआ है, सामने में यहाँ पर व्हील चेयर है और साथ ही साथ हेल्थ चेकअप चल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे सोशल काम के जो एक नमूना है वो पेश किया जा रहा है। आज से कई साल पहले जब कोरोना काल नहीं था, इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ आए हुए थे और उस वक्त भी मैं ऐलान किया था कि यूथ फोरम के जानिब से अगर आपको किसी चीज की भी परेशानी हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में कोई दुश्वारी हो, कोई अगर बच्चा पढ़ना चाहता है वो मायूस नहीं होगा, अगर उसकी माली दुश्वारी हो तो वो आंख बंद करके यूथ फोरम के खुर्रम खान से मिले, इंशाअल्लाह उसकी जरूर मदद की जाएगी। मेरे दोस्त, ये अगस्त का महीना है और आजादी का जश्न चल रहा है, लेकिन ऐसे मौके पर जबकि जश्न चल रहा है और हिंदुस्तान तकसीम हो रहा था, 1947 का जमाना था और 14 और 15 अगस्त जब था और हिंदुस्तान तकसीम हो रहा था, तो ऐसे दौर में मौलाना आजाद ने कहा था कि मुल्क का तकसीम ये मेरे जज्बात पर ये हमला है। फ्रंटल गाजी अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि ये मुल्क की तकसीम मेरे सीने पर कुल्हाड़ी के जैसा कोई हमला किया है। लेकिन जब महात्मा गांधी से किसी ने पूछा था, क्योंकि जब मुल्क की तकसीम हो रही थी तो महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर कलकत्ता में थे और जब लोगों ने पूछा, किसी ने पूछा गांधी जी से कि गांधी जी आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं, तो गांधी जी ने कहा था कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं, भूल जाओ कि गांधी अंग्रेजी जानता है, भूल जाओ कि गांधी अंग्रेजी जानता है, इसलिए कि अंग्रेजी का मतलब होता है जिस जुबान ने इस मुल्क पर 200 सालों तक हुकूमत किया और यहाँ के गरीबों को कुचला, यहाँ के मजदूरों को कुचला, हम लोगों को, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ने नहीं दिया, रहने नहीं दिया। ऐसे लोगों की बात मत करो। वो उस वक्त महात्मा गांधी रो रहे थे, कलकत्ता में शिष्या ले रहे थे। मेरे दोस्तों, ये मुल्क की आजादी लाखों लोगों की, हिंदू और मुसलमान की कुर्बानी का नतीजा है। हम उन लोगों को जो देश के लिए शहीद हुए, चाहे वो भगत सिंह हुए, चाहे वो खुदीराम बोस हुए, हम मुल्क के जो लोगों ने आजादी में कुर्बानी दी है, हम उसे भूल नहीं सकते, हम उसे फरमोश नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्त, आज के दिन ब्लड डोनेशन कैंप हमारे खुर्रम खान और यूथ फोरम कर रहे हैं। मेरे दोस्त, ये खून ऐसी एक चीज है कि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है, चाहे मेडिकल साइंस जितना भी तरक्की कर जाए, लेकिन कभी वो खून नहीं बना सकता, कभी वो खून नहीं बना सकता। और ये रक्तदान जो जीवन दान होता है, एक इंसान दूसरे के खून का काम आता है। मेरे दोस्तों, मेरे ही वार्ड में 1-2 दिन पहले एक बूढ़े आदमी का तबीयत खराब हो गई और हमसे बोला गया कि सर आप दो ब्लड डोनेशन 2 कार्ड दीजिए। मैंने इंतजाम करके दिया। मेरे दोस्त, खून का रंग नहीं होता है, अगर रंग एक है तो जंग किस बात की। अगर कोई जंग करवा रहा है तो उसके मुंह पर तमाचा रसीद करो, तमाचा, इसलिए कि यहाँ जंग नहीं चलेगा। हिंदुस्तान की आजादी में मुल्क के लोगों ने कुर्बानी दिया है। ये खून एक ऐसा है कि हिंदू का खून मुसलमानों के काम आता है और मुसलमानों का खून हिंदुओं के काम आता है। मेरे दोस्तों, आज का दिन आजादी के मौके पर खुर्रम खान, इनाम खान मुबारकबाद के मुस्तक होते हैं, इसलिए कि मैं जानता हूं कि अगस्त
उनके दिल से पूछिए, उनका और भी एक रूहानी लगाव है, इसलिए कि अगस्त के महीना वो कभी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए इस अगस्त के महीने में 25 तारीख को उनकी मां का देहांत हो गया था और 2021 में, इसलिए वो 25 तारीख, वो माँ जिस माँ के लिए दिल में इतना दर्द होता है, इसलिए मनोहर राणा ने कहा है कि जब भी मेरी कश्ती सैलाब में आती है, किसी शायर मनोहर राणा का शेर सुनिए कि जब भी मेरी कश्ती सैलाब में आती है, मेरी माँ की दुआ, मेरी माँ दुआ करते हुए खाब में आती है। जब भी मेरी कश्ती सैलाब में आती है, मेरी माँ दुआ करते हुए खाब में आती है। आजादी का जश्न मना रहे हैं, ये मत भूलिए कि आजादी का दिन वो जुमा का दिन था और 27वीं रात शब-ए कद्र की रात थी। उस दिन ये आजादी हम लोग को मिला था। मेरे दोस्तों, हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने इस मुल्क के बारे में बताया कि आज मुल्क खतरे के दाहिने पे है, मुल्क तकसीम होने जा रहा है। इंडिया को हमको दिखाना है, इंडिया को हमको हर वक्त जिंदा रखना है, इसीलिए इंडिया एक इत्तेहाद बना है, एक इत्तेहाद बना है इंडिया। और इस इंडिया को आज वो इत्तेहाद अगर ठीक रहा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोदी जी आने वाले वो 2024 में नहीं रहेंगी, इसलिए कि बंगाल के जनता चाहती है ममता, बंगाल की जनता वो चाहती है दिल्ली में ममता। इसलिए मेरे दोस्तों, जब राहुल गांधी एक मामूली मोदी की बात करते हैं कि ये मोदी जात पर जब हमला करते हैं तो उन्हें एक कोर्ट ने जो कोर्ट केस होता है उसे वहां से 2 साल की सजा होती है मेरे दोस्तों। लेकिन 2 साल की जब सजा होती है, उनका एमपी पद चला जाता है, उनका बंगला छोड़ दिया जाता है, इस तरह का जुल्म होता है। लेकिन दिल्ली का एक मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जब कहता है दिल्ली में कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश की गद्दारों को गोली मारो, सालों को, वो देश की गद्दार किसको बोलता है? अरे तुम देश की गद्दार बोलते हो, तुमने अंग्रेजों के साथ गद्दारी किया था, तुमने माफी मांगा था, तुमने खत लिखा था कि हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम अंग्रेजों के साथ हैं। लेकिन जो बोलता है देश की गद्दारों को, तुम किसको इशारा करते हो? अरे मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता है। इस हिंदुस्तान को मुसलमान शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार दिया है, शाहरुख खान दिया है, आमिर खान दिया है, यूसुफ खान दिया है, म्यूजिक की बात करोगे नौशाद को दिया है। मेरे दोस्तों, इस मुल्क ने ब्रिगेडियर उस्मान को दिया है। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हुआ तो अब्दुल हमीद ने सीने पर अपने टैंक को ले लिया, लेकिन हिंदुस्तान के लिए जान दे दिया, उस परचम को बुलंद रखा। मेरे दोस्तों, जब हिंदुस्तान को जिंदगी जरूरत पड़ा तो हमारे यहाँ पर मुल्क के साबिक सदर जिनको आप कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने एक अग्नि रक्षक दिया, एक अग्नि रक्षक दिया। तो तुम किसको गद्दार बोलते हो? अरे मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता है, गलती कर सकता है, पर गद्दारी उसका खून में नहीं है, इसको याद रखना मेरे दोस्तों। इसलिए वाइस चेयरमैन कह रहे थे कि आने वाले दिनों में 2024 में आपको इस मोदी हुकूमत को खत्म करना है, नहीं तो बंगाल में जमहूरियत नहीं बचेगी। मेरे दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम सामाइन हजरात को, तमाम इस मंच पर हमारे जितने ऑर्गेनाइजर, जितने कर्मी, चाहे वो तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया वजीर रहमान साहब, क्या बात, आपने बड़ी खूबसूरती से, बड़े अच्छे लहजे में आपने अपने बातों को रखा। दोस्तों, जितनी गर्मजोशी के साथ आप इनके स्पीच को सुन रहे थे, ठीक उसी गर्मजोशी के साथ अगर दिल में ये ख्याल आ रहा है कि किसी के पास खड़े हो, किसी के साथ खड़े हो, किसी की मदद करें, तो ब्लड डोनेशन कैंप चालू है, जारी है, स्वेच्छा से जाएं, जरूर रक्तदान करें। आपका रक्त किसी दूसरे के जीवन को बचाएगा और उसके परिवार का सहारा बनेगा। इस वक्त हम मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। हमारे बीच कमरहट्टी से सिकंदर नाज साहब आए हैं। पहले सिकंदर नाज भाई को बैच और उतरी देकर उनके इस्तकबाल करें, उसके बाद साकिब भाई,
सागिर भाई से दरख्वास्त करता हूं सिकंदर नाथ भाई को बैच उतरी देकर उनका सम्मान करें। सिकंदर नाथ साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त और इस वक्त टीटागढ़ पौरसभा के सम्मानीय पौर प्रधान हम सभी के बहुत ही प्यारे आदरणीय श्री कमलेश साहू जी उपस्थित हुए हैं। मैं श्री कमलेश साहू जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और भी हमारे बहुत सारे सम्मानीय रिस्पेक्टेड काउंसलर्स उपस्थित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और मैं समझता हूं कि हर मेहमानों को बैच उतरी देकर उनका स्वागत समारोह चलता रहेगा। और सिकंदर नाथ साहब से मैं राजू भाई दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी बातों को रखें और आपके बातों के दरमियान जो हमारे खास स्टेज पर मेहमान बैठे हैं हजरात, चूंकि आज 15 अगस्त है और ये प्रोग्राम टीटागढ़ यूथ फोरम की जानिब से हर साल किया जाता है। चूंकि 15 अगस्त का दिन हम लोग यौम आज़ादी के नाम से मनाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त का ये दिन, ये तो तारीखी दिन है ही, लेकिन पिछले कई सालों से खुर्रम खान ने इस तारीखी दिन में और इजाफा करते हुए लगातार कई सालों से प्रोग्राम का इनाकात करके इस प्रोग्राम को और आज के 15 अगस्त यौम आज़ादी को और तारीखी बना देते हैं। तो मैं खुर्रम खान के मुताल्लिक और ज्यादा क्या कहूं कि गरीबों। सिकंदर भाई हमारे बीच बैरीपुर विधानसभा के माननीय विधायक श्री राज चक्रवर्ती उपस्थित हुए। राज चक्रवर्ती जी वेलकम। वेलकम वेलकम। राज चक्रवर्ती जी वेलकम। राज चक्रवर्ती वेलकम। वेलकम वेलकम। राज चक्रवर्ती जी वेलकम। वेलकम वेलकम। अरे टीटागढ़ का मसीहा राज चक्रवर्ती वेलकम। वेलकम वेलकम। राज चक्रवर्ती वेलकम। वेलकम वेलकम। अरे सबों का चहेता लीडर एमएलए राज चक्रवर्ती वेलकम। वेलकम वेलकम। राज चक्रवर्ती जी वेलकम। वेलकम वेलकम। नौजवान दिलों की धड़कन राज चक्रवर्ती जी वेलकम। वेलकम वेलकम। नौजवान दिलों की धड़कन राज चक्रवर्ती जी वेलकम। वेलकम वेलकम। नौजवानों के दिलों में बसने वाले एमएलए राज चक्रवर्ती वेलकम। वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम। वंदे मातरम। मातरम। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। हमारे दरमियान नौजवान दिलों की धड़कन मगरबी बंगाल में बसने वाले फिल्म के शायकीन के दिलों की धड़कन टीटागढ़ के एमएलए राज चक्रवर्ती जी अभी स्टेज पर हाजिर हुए हैं। मैं अपनी बातें यहाँ तो शुरू करता हूँ। मैं खुर्रम खान के मुतालिक ये कहना चाह रहा था कि गरीबों के लिए, समाज के लिए, अपने इलाके के नौजवानों के लिए दिलों में रखता एक मुकाम है खुर्रम खान। खुर्रम खान, खुर्रम खान उसका नाम है। दोस्तों, खुर्रम खान जैसी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत का नाम है और साथ ही साथ सोने पर सुहागा